8th मैंने स्किप कर दी। और इसकी वजह से मुझे आगे काफी प्रॉब्लम्स हुई हमेशा से। मतलब जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो कभी हमारे ट्रूली तो होते नहीं है। हम जिन साल भर में क्या कर रहे हो या पूरे अपने पढ़ाई में क्या कर रहे हो, हमको लास्ट में रिपोर्ट कार्ड देखना है। मतलब वो साल के लास्ट का इंतजार करते थे कि रिपोर्ट कार्ड ही बताएगा कि तुमने क्या पढ़ाई करी। तो ग्रेजुएशन थ्रू आउट उनका यही था कि तुम क्या करोगे ग्रेजुएशन के बाद, दैट विल डिफाइन यू स्टडीड और नॉट, दैट विल एंड देन ही सेड ओके ओके मम्मी को मैं बताता हूँ। और मम्मी को बताने चले गए और 10 मिनट के बाद उन्होंने रिपीट में कॉल किया एंड दे बोथ वर क्राइंग ऑन कॉल। सो आई कट ऑफ था वो 85 के अराउंड था। मुझे जीएस में आए थे 105 नंबर मार्कशीट में और सी सेट मेरा पास नहीं हुआ। और मैंने 1 साल के प्रिपरेशन में मैंने मतलब 62 नंबर लाया था सी सेट में। उसको इतना हल्के में ले लिया कि ये तो कर ही लूंगा और उस चक्कर में थोड़ा सा नहीं हुआ। तो जीएस में क्या था, प्री हो गया। मेंस देने नहीं गया मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेंस पास भी हो जाऊं तो मेरे से फिजिकल नहीं किया जाएगा। 5 किलोमीटर में दौड़ नहीं सकता हूँ, कभी दौड़ा ही नहीं जिंदगी में। या आई हैव कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ माय फेलियर्स, लाइक 16 एग्जाम्स मैंने दिए, ऐसे 17 एग्जाम्स मैंने दिए। पैसा तो प्राइवेट में है, तू सरकारी में करेगा तो अपने लिए करेगा, तू प्रेस्टीज के लिए करेगा, तू कमा तो सकता है प्राइवेट में। तो वो पढ़ता था जब तक धूप उगी रहती में पढ़ता था, रात को नहीं पढ़ता था मैं बिल्कुल भी। मूवीज देखता था रात को। हाय शिवम भाई, कैसे हो आप? हेलो सिद्धार्थ भाई, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है भाई। क्या चल रहा है जीवन में? 58 रैंक आ चुकी है और फोर्स आपकी अलोकेट हो चुकी है। सीआईएसएफ आप ज्वाइन करने वाले हैं कुछ महीनों में। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि सीआईएसएफ, पहले तो आपकी जब रैंक आई थी, जब आपने सोच लिया था कि हाँ यार सीआईएसएफ मिल जाएगी इतनी अच्छी रैंक के बाद, तो अभी क्या प्लान है आगे? भाई ऐसा एक्सपेक्टेशन तो था कि अभी तक ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहा हूँ। घर से थोड़ा सा है उस चीज को लेके जैसा कि आप ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग कब होएगी कब होएगी। बट मैं तो अभी फिलहाल मैंने हमेशा से सोचा यूपीएससी सिविल सर्विसेज करने के लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसके लिए भी पढ़ता रहता हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ वेट भी चल रहा है, कुछ साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ आगे, ऐसा ही चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। जितने भी सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स हैं ना, ऑलमोस्ट अपनी आगे की जो आप लोगों को एक गैप मिला है ना यार, जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, ये एक स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, जो चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गए या फिर यूपीएससी का सीएससी एग्जाम हो गया, तो काफी लोगों ने इसके लिए टाइमली प्रिपेयर किया है। बट बैक ऑफ द माइंड आपके वो रहेगा कि यार ज्वाइनिंग नहीं आई है। या यही होता है। मतलब ज्वाइनिंग के लिए सब ऐसे परेशान है, ग्रुप में बात होती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि इस टाइम का यूज कर रहे हैं। ग्लास हाफ फुल वाला सिचुएशन है, कुछ इसको बिल्कुल एकदम प्रोक्रेस्टिनेट करके बिता रहे हैं, तो कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं आगे के लिए पीसीएस वगैरह के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। शिवम भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे यार आपकी जर्नी। अच्छा, तो स्कूलिंग कहाँ से, पहले अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से हो और कहाँ से आपने स्कूलिंग की है। मेरा नाम शिवम कुमार मिश्रा है और मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल से करी है, स्कूलिंग क्लास 7 तक। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इधर उधर की वजह से मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी मीडियम में भी चला जाता हूँ गवर्नमेंट में, तो मैंने उधर शिफ्ट कर लिया। तो हाई स्कूल मैंने गांव के ही एक हाई स्कूल से 9th और 10th किया। क्लास 8th मैंने स्किप कर दी और इसकी वजह से मुझे आगे काफी प्रॉब्लम्स हुई मैथ्स को लेके, जो सीएपीएफ तक आता है, जिसका वो हम बात हाँ करेंगे हाँ अगर ऐसा आएगा आगे तो। तो हाँ। वो क्लास 8th मैंने स्किप करी है और बाकी फिर हिंदी मीडियम से 9th और 10th, और फिर एक टाउन से, घर से थोड़ा सा बाहर बिहार में एक दरभंगा टाउन है, वहां से 11th और 12th, और फिर पटना से मैंने ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री ऑनर्स। तो यही ओके। है भाई। तो जब आपकी स्कूल की जीवन चल रहा था, 7th में थे, 9th में थे, 10th 11th 12th में, तब क्या था, क्या एक ड्रीम कि यार मुझे को ये करना है? भाई as a Bihari, you would already know this. A lot of Biharis have that collector, IAS, DM. But it's a part of common lingo कि आप जब किसी से बात करो तो बोलेगा तू कलेक्टर है क्या, मतलब तू कलेक्टर है, ऐसे कैसे तू जानता है इतना। तो कलेक्टर इज लाइक द एपिटमी ऑफ द नॉलेज देयर। सो family, friends outside, when you start doing well in your education, so everyone starts putting pressure on you कि you have to be a collector, you have to be a DM. So दैट कंटिन्यूड थ्रू आउट माई लाइफ कि कभी कोई पूछे तो ऐसे कलेक्टर ही बनना है, डीएम ही बनना है। तो वहीं यूपीएससी के लिए जो अटैचमेंट था इनिशियली, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। और बाद में आते आते जब 1-2 अटेम्प्ट सिविल सर्विस का दिया और जब वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, तो बैकअप के तौर पे मैंने सीएपीएफ, पीसीएस वगैरह के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएपीएफ हो गया मेरा। दिस इज जर्नी ब्रदर। या ओके। स्कूल डेज में एवरेज स्टूडेंट थे या फिर बेस्ट? काइंड ऑफ इन स्कूल डेज लाइक वी हैड अ वेरी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर कि मतलब ऐसा था नहीं सब्जेक्टिविटी कि आप डिस्कशन कर रहे हो उससे पता चल रहा है कि मतलब किसका नॉलेज लेवल क्या है। तो वो रिपोर्ट कार्ड ही बताता था, और रिपोर्ट कार्ड में मैं हमेशा सेकंड आता था अपने क्लास में। तो एक था लड़का वो फर्स्ट आता था और मैं सेकंड आता था। आई वाज
good, like better than average. I was yeah, I was in the top circles, but never made it to like first position in my class till class 7. But I was always like in second. So that अच्छा, was the जो consistent. जो फर्स्ट आता था वो भी क्या कर रहे हैं अभी? I think he was in some NIT Patna or somewhere. He did engineering. Yeah, yeah, he did NIT engineering from NIT Patna. I don't know the branch or stream, but yeah, he did NIT. He did well in his life. Yeah. Okay. ठीक। कभी खाली बैठते हो तो पुराने दिनों को याद करते हो कि यार उस टाइम जब क्लास 12th में थे तो ये चीजें होती थी, हम ये करते थे, और 11th 12th के जो सपने होते हैं ना छोटे छोटे यार, Right. क्योंकि हम उस टाइम पे ना प्रैक्टिकल लाइफ को भूल जाते हैं जब हम छोटे होते हैं, क्लास 11th और 12th में होते हैं। और जब उस टाइम में ऐसी ऐसी चीजें सोच के बैठते हैं कि यार हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये भी कर देंगे, हम तुरंत ग्रेजुएशन किया, कलेक्टर बन गए, आईएएस बन गए। उस टाइम हमारे दिमाग में ऐसा फीड किया जाता था कि बेटा एनसीईआरटीज को बिल्कुल रट लो, ये 9th 10th और तुम आईएएस बन जाओगे। तो आज जब किताबों किताबों को आपने उठाया, उस चीजों को टाइम दिया, पढ़ने के लिए बैठे, तब आपको याद आता है कि यार हाँ यार वो दिन थे हमारे लिए। हाँ भाई, और 11th 12th में खास करके ये होता था हमेशा से, मतलब जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो कभी हमारे ट्रूली तो होते नहीं है, हम जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने के लिए जब जो आ रहा है कि अगर ऐसा बीच में पीरियड आता था कि जब मैं आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करने लग गया था अपने ग्रेजुएशन के टाइम में भी, तो ओके। जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम में इन्फ्लुएंस हो रहा था किसी और से, तो 12th की तो बात ही और है। 12th और 11th में तो ऐसा होता था कि अगर इन्फ्लुएंस हो गया किसी चीज से तो मन करता था ये एग्जाम के लिए कर लूं, ये एग्जाम के लिए कर लूं। अगर किसी ऐसे पेसिमिस्टिक बंदे से बात हो जाती थी कि अगर वो बताता था कि यूपीएससी में तो सक्सेस रेट इतना कम है और पीसीएस में भी इतना कम है, तो आप कुछ बैकअप देखो, तो एसएससी सीजीएल के लिए करो। तो कभी दिमाग में ये भी आता था कि ग्रेजुएशन में नाम लिखवाते ही मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर करूंगा, एक बार सीजीएल हो जाए फिर यूपीएससी के लिए करूंगा। तो अनटिल एंड अनलेस आई माई सेल्फ लाइक ऑब्जर्व कि क्या डेप्थ है सिलेबस में और कितना टाइम लगता है, मैं कितना केपेबल हूँ, वो आया मुझे ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर तक। तब तक मैं इन्फ्लुएंस हो जाता था लोगों से, कभी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कभी उस एग्जाम के लिए। बट अगर फर्स्ट सेकंड ईयर मैंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा और भी बुक्स पढ़े और कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे यूपीएससी में, तो मुझे लगा नहीं, डुएबल है अगर मैं मेहनत करूँ सही से। तो उसके बाद मेरा ये स्टेबल सा हो गया ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के अराउंड से कि नहीं, यूपीएससी करना है बिना किसी फ्लक्चुएशन के या बिना किसी दिमाग लगाए। तो 20-21 के अराउंड ये क्लैरिटी आ गई। 12वीं के बाद आपने आईआईटी जेई का एग्जाम दिया? नहीं, ये इट्स वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली। तो मेरे गांव में कोई भी ऐसा था नहीं कि जिसने आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर किया हो, या किया भी होगा तो मुझे एक्सपोजर नहीं था उन लोगों से, कि मैं जानता नहीं था कि किसी ने किया है। तो आई हैड नो नॉलेज कि जेई क्या होता है एक्चुअली। सो आई वाज इन 11th एंड आई डिड लाइक 5-6 months ऑफ लाइक इंस्टीट्यूट्स और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा था दरभंगा में। तब मुझे किसी ने ऐसा बताया कि जेई मेंस के लिए कर रहे हो क्या, उसने पूछा, तो देन इट स्टक मी कि क्या होता है जेई मेंस, लाइक कहाँ जा सकते हैं जेई मेंस से, क्या कर सकते हैं। देन आई गॉट होल, बट तब तक तो 6 महीने निकल चुके थे मतलब 11th के मेरे, तो इसीलिए कभी प्रिपेयर किया नहीं जेई मेंस के लिए मैंने। और हमेशा सोचा था कि कलेक्टर ही बनना है, आईएएस ही बनना है, तो इस चक्कर में यार तो नेवर थॉट अबाउट इट कि इंजीनियर बन के तब मैं करूं, सीधा ग्रेजुएशन करके बन जाऊंगा। ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से क्यों किया? किसी से तो करना था भाई, किसी स्ट्रीम से तो करना था यार, कि आप केमिस्ट्री? मैथमेटिक्स ऑनर्स करें। Chemistry, I केमिस्ट्री? had good marks in chemistry. Yeah. So I had good marks. That was just a pure coincidence. Okay, I never studied for like chemistry. इतना किसी बच्चे को होता है कि ऑर्गेनिक में बहुत इंटरेस्ट, किसी को फिजिक्स। मेरा ये था कि फिजिक्स मुझे आता नहीं था अच्छे से, मैंने पढ़ा ही नहीं था अच्छे से, मुझे फिजिक्स आता नहीं। मैथ्स के तो मैंने क्लास 8 से प्रॉब्लम है, तो वो बचा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री करो यार आप, कॉमर्स ले लो तो घर पे ये कि साइंस से कॉमर्स ले लो, उसमें और प्रॉब्लम्स आएंगी कि 11th 12th में कॉमर्स नहीं पढ़ा। आर्ट्स ले लो तो मजाक बनो हर जगह, तो इससे अच्छा क्या था आप सेफ साइड कुछ केमिस्ट्री लेके कर रहे हो, तो वही किया मैंने, यही था। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपने केमिस्ट्री या ऑनर्स ले लिया सेकंड ईयर में, आपको ये चीज पता चल गई कि यार ठीक है अब यूपीएससी वाले सेगमेंट में जाना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, या और जब आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया तो आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि यार दुनिया ने मेरे को गलत गाइड किया, मेरे को ग्रेजुएशन मतलब आर्ट्स लेनी चाहिए थी मेरे को क्लास 11th 12th में, कभी ऐसा फील हुआ? ये फील हुआ, बहुत फील हुआ। और मतलब होता था ऐसा, उस टाइम पे भी ऐसा लगता था कि देखो, करना जब यूपीएससी है, और उस टाइम तक इतना पता लग गया था कि आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमी, यही सारे कंट्रीब्यूट करते हैं यूपीएससी के तक। तो क्यों ना मैं आर्ट्स ले लूं। लेकिन अगेन वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड, इट्स नॉट एन आइडियल वर्ल्ड। सो आप वो 4 साल का 3 साल का प्रोसेस है कि आप ग्रेजुएशन करोगे आर्ट्स से, लेकिन उन 3 साल में आप कितने लोगों की बातें सुनोगे, क्या क्या आप सुनोगे। सो दैट वाज अ कांस्टेंट थिंग इन बैक ऑफ माय माइंड, लाइक at that tender age you are not ready to face the world, like when you don't have your opinion and everything, you can't defend your choices. So
इट्स बेटर कि आप जो चल रहा है उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश करो. दैट्स व्हाट आई डिड. केमिस्ट्री लिया लेकिन मैंने पढ़ा हिस्ट्री. वो था, वो डिस्गाइज के लिए था एक. और पढ़ा मैंने वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यही सब जो मैटर करता है. उस टाइम पे फैमिली की तरफ से क्या था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और क्लास 12th? भाई थ्रू आउट द लाइफ मेरे पेरेंट्स का यही अप्रोच रहा है स्टडीज को लेके. अगर मैं उनको कभी भी ऐसा, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कम, बहुत कम पढ़े लिखे हैं. दे जस्ट बेयरली मैनेज टू रीड लाइक समथिंग इफ देयर इज रिटन ऑन द पेपर. तो बेयरली वो पढ़ लेते हिंदी, या पापा थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते. तो उनका ये अप्रोच हमेशा से रहा है कि मतलब तुम साल भर में क्या कर रहे हो या पूरे अपने पढ़ाई में क्या कर रहे हो, हमको लास्ट में रिपोर्ट कार्ड देखना है. मतलब वो साल के लास्ट का इंतजार करते थे कि रिपोर्ट कार्ड ही बताएगा कि तुमने क्या पढ़ाई करी. तो ग्रेजुएशन थ्रू आउट उनका यही था कि तुम क्या करोगे ग्रेजुएशन के बाद, दैट विल डिफाइन यू स्टडीड और नॉट. दैट इज लाइक एंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस आफ्टर ग्रेजुएशन. तो वो वही था, तो इसलिए उन्होंने कभी क्रॉस चेक. तो सीएपीएफ की 58 रैंक वाला रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद क्या अंकल का वो खुशी क्या थी? Like it had happened so many times earlier कि ऐसे यूपीपीसीएस का प्री दिया, मेंस नहीं हुआ, मेंस हुआ, आगे नहीं हुआ. मतलब ऐसा होता था. फिर बीपीएससी वाले में भी कुछ और भी एसआई वाला एग्जाम था, उसमें भी. तो जितने सारे एग्जाम्स थे उसमें उनको ये सुनने को मिलता था कि ओके प्री हो गया ना. तो उनका ये हो गया था एक लेवल तक आके कि प्री तो हो जाता है, अब आगे का नहीं हो पा रहा है. लेकिन जब वो फाइनल वाला कॉल मैंने किया ऐसे पापा को, तो ही लाइक उनको लगा ऐसा रजिस्टर करने के लिए 2-4 मिनट उनको लगा, साइलेंट हो गए 1-2 मिनट के लिए. एंड देन ही सेड ओके ओके मम्मी को मैं बताता हूँ. और मम्मी को बताने चले गए. और 10 मिनट के बाद उन्होंने रिपीट में कॉल किया एंड दे बोथ वर क्राइंग ऑन कॉल. सो आई थिंक वो रिपोर्ट कार्ड उनको मिल गया उस टाइम पे कि आई डिड समथिंग. उनको लगा कि नहीं, पढ़ाई की है इसने यहाँ तक पहुंचने के लिए. दैट वाज अ वेरी ग्रेटिफाइंग फीलिंग ब्रदर. बिल्कुल बिल्कुल यार, ये मोमेंट ही ना यही होता है जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं. ठीक है, बाकी सब चीजें पार्ट ऑफ द लाइफ है, बट दिस इज द कोर मोमेंट जिसके लिए एटलीस्ट मतलब हर लड़का ना यार चाहता है कि अपने माँ बाप को ना और फाइनल वाला रिपोर्ट कार्ड निकाल के दे दे, हाँ पापा इतने रैंक आई है. एंड वो मतलब ना तो तुम एक्सप्रेस कर सकते हो ऑनेस्टली. मतलब अगर मैं तुम्हारी अभी मन की फीलिंग जानना चाहूँ या उस टाइम की फीलिंग में, यू कांट एक्सप्रेस इट, जस्ट यू कैन फील इट ओनली. नो नो, या करेक्ट, तो या चलो करेक्ट. ठीक सो है. या आप लोग कितने भाई बहन हो? मैं 2 भाई, बस 2. मेरे से छोटा एक भाई है बस. वो क्या कर रहे हैं? वो अभी ग्रेजुएशन में. ओके ओके, सो उनका क्या ग्रेजुएशन प्लान? लास्ट ईयर, या ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स. एंड मम्मी पापा दोनों को लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बोला है कि मैं गांव में नहीं रह सकता हूँ. आई एम नॉट बिल्ट फॉर विलेज लाइफ. सो आई हैव ऑलवेज हेल्ड दिस ओपिनियन. तो उनको लगता है कि ये रह जाए नजदीक में तो अच्छा है. तो ही विल डू समथिंग बिजनेस और समथिंग, बट ही विल स्टे लाइक इन विलेज. तो उनके पास में रहेगा. दैट नहीं, अच्छा है अच्छा है. मैंने सुना था कि अगर घर में दो भाई हो तो एक को सरकारी नौकरी करनी चाहिए और एक को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और आसपास कोई बिजनेस वगैरह कुछ कर ले, तो तब ये बेटर है. तब तो हो गया. तब तो ये हो गया. तब तो परफेक्ट हो गया. फिर तो ये परफेक्ट. फिलोसफी तब तो हम, या ओके. तो आफ्टर रिजल्ट रिश्ते वगैरह आने शुरू हुए? हाँ, काफी आने शुरू हो गए, काफी ज्यादा. मतलब ऐसा फॉर्मली घर पे तो कोई नहीं पहुंचा. ऐसा इनफॉर्मली आने लगे. पापा कहीं जाते हैं, मम्मी कहीं जाती है, तो लाइक जैसे कि तो वहां है, यहाँ है. क्या प्लान है फिर? I don't believe in this institution of arranged marriages, so I just quash this thing in the bud. Okay, मुझे नहीं चाहिए ऐसे. ओके ओके, ठीक है. तो शिवम, ग्रेजुएशन के बाद आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, यूपीएससी के लिए आप पढ़ना शुरू कर दिया आपने. तो कौन सा ईयर था जब आपने पढ़ना शुरू किया यूपीएससी के लिए? आई थिंक लॉकडाउन में मैंने एकदम सीरियसली स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन. लॉकडाउन से पहले 1 साल पहले से भी मैं ऐसा कंटेम्पलेट कर रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होती है. और जैसे देखो 2018 में मैंने जब ग्रेजुएशन में मतलब अपना नाम लिखवाया, तो वो मैंने अगस्त के एंड में लिखवाया था. लाइक 23 या 24 अगस्त को मैंने इनरोल किया था कॉलेज में, एडमिशन करवाया था. लेकिन यू वोंट बिलीव, मैंने 1 अगस्त को जाके यूपीएससी का बुक खरीदा था. वो भी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए मैं वो बुक खरीद के लाया था. तो इट्स लाइक 1 मंथ अर्लियर टू मेरे ग्रेजुएशन के एडमिशन से. तो वो था मेरे दिमाग में. तो ये 2018 की बात है. वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी वो बात. कभी मैं एथिक्स की बुक उल्टा लेता था, कभी हिस्ट्री की उल्टा लेता था. तो ऐसा सीरियस नहीं हुआ कभी. वो सीरियस जाके हुआ है ग्रेजुएशन, वो सॉरी लॉकडाउन के टाइम पे. लॉकडाउन जब लगी तो उससे मैंने 2-3 महीने पहले सारे बुक्स खरीद लिए थे एक जगह पे. मतलब ऐसा गनीमत था मेरे लिए कि मैंने एनसीईआरटी की बुक सारी खरीद ली एक साथ 6 से 12 तक. किसी कोई बंडल छोड़ के गया दुकान पे, मैं गया सामने बुक वाली, मैं रोज जाता था बुक वाली दुकान पे.
तो उसने मुझे बताया ये एनसीईआरटी का बुक आया है, ले जाओगे बंडल में, कितने में? तो बोलता 2200 में, मैं 1800 दूंगा, मैं ले जाओ सारे। तो मैं एनसीईआरटी की पूरी बंडल उठा लाया, फिर स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी खजांची रोड पटना में बहुत फेमस है बुक्स के लिए, वहां से मैंने 2 बंडल बुक्स उठा के मैं लाया था 2-3 महीने पहले। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा, मुझे लगा कि नहीं अब निकल जाना चाहिए घर के लिए, तो वो तो पता नहीं था उस टाइम पे कितना दिन ये चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बुक्स वगैरह घर लेके चला गया सारा का सारा, बोरी में बांध के एक बोरी बुक्स में घर ले गया, और पूरे लॉकडाउन मैंने पढ़ाई करी है। तो फर्स्ट मतलब वही था 2020-21 का जो पीरियड था लॉकडाउन का पहला, उस लॉकडाउन में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। जो बुक्स नहीं थी उस बुक्स को तो मैंने लैपटॉप पे ही पीडीएफ से पढ़ लिया था, लैपटॉप लिया मैंने लॉकडाउन में और उसी से पढ़ाई करी। तो वो 21 के अराउंड आप समझ लो एकदम सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। और 23 में तो मैंने अपना प्रीलिम्स भी लिखा था पहला, 22 में पहला प्रीलिम्स लिखा, 23 में पहला मेंस लिखा, तो ऐसे ही सब। ग्रेजुएशन 2021 कंप्लीट हुई है 20 में? 21, हाँ 21 में कंप्लीट हुई मेरी ग्रेजुएशन, इसीलिए मैंने 22 में अपनी पहली अटेम्प्ट। 22 में पहला अटेम्प्ट दिया, पहला अटेम्प्ट नहीं निकला? पहला अटेम्प्ट में मतलब ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो 85 के अराउंड था, मुझे जीएस में आए थे 105 नंबर मार्कशीट में, और सी सेट मेरा पास नहीं हुआ। और मैंने 1 साल के प्रिपरेशन में मैंने मतलब 62 नंबर लाया था सी सेट में, उसको इतना हल्के में ले लिया कि ये तो कर ही लूंगा, और उस चक्कर में थोड़ा सा नहीं हुआ। तो जीएस में काफी अच्छे मार्क्स थे, मैं मेंस लिखता पहले ही अटेम्प्ट। 2023 वाला अटेम्प्ट दिया, प्री हो गया? या या फ्री हो गया। मेंस मेंस नहीं हुआ? मेंस लिखा उसमें, हाँ मेंस नहीं हुआ उसमें, ऐसा हुआ। 24? 24 में सीएपीएफ दिया, वो हुआ, प्री नहीं हुआ मेरा यूपीएससी वाला। यूपीएससी का प्री नहीं हुआ, सीएपीएफ हो गया? यूपीएससी या सीएपीएफ हो गया, यूपीपीसीएस का हो गया प्री, तो ये हो गया। मतलब कि आपने अभी 2 या 3 प्री दिए हैं? 3 प्री दिया है मैंने, हाँ। एक निकला, एक, 2 नहीं निकले? हाँ 2 नहीं निकले, हाँ। तो जब आपके एग्जाम वो नहीं निकले, मेंस नहीं निकला और प्री नहीं निकला, तो फिर ऐसा फील नहीं हुआ कि यार कुछ और स्विच करते हैं, या फिर क्या एनालिसिस था आपका? एनालिसिस ये था, जैसे हर किसी का होता है, दिमाग में इतनी सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, ये नहीं होता कभी भी कि मेरा एज बहुत ज्यादा हो गया। मैंने जब सीएपीएफ लिखा और मेरा रिटर्न का भी रिजल्ट आया था, तो आई वाज लाइक 23-24 एट दैट टाइम, 24 एट मैक्स। तो वो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट तक वही 23-24 का मैं था, तो वो नहीं था मेरे दिमाग में ये था कि इसका तो साइकिल होता है 1-1.5 साल का यूपीएससी का। तो आप 24 में वो, आप अगर अगला अटेम्प्ट दे रहे हो तो वो 1.5 साल आप उसमें ऐड करो, आप 25.5 के हो रहे हो। उसके बाद की जो प्रेशर्स होती है ना, वो जब आप एंटिसिपेट करने लगते हो कि 2 साल बाद इतनी ज्यादा प्रेशर आने लगेंगी, तो आप और भी ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हो पढ़ने के टाइम पे। तो वो सारी इनसिक्योरिटीज थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने एसआई, बिहार एसआई तक का एग्जाम दे दिया था, जिसमें मेरा प्री हो गया, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, प्री हो गया। मेंस देने नहीं गया मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेंस पास भी हो जाऊं तो मेरे से फिजिकल नहीं किया जाएगा, 5 किलोमीटर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, कभी दौड़ा ही नहीं हूँ जिंदगी में, आया नेवर डन फिजिकल एक्टिविटी, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो वही सारी इनसिक्योरिटीज थी भाई, एनालिसिस यही था कि कुछ कुछ दूसरे एग्जाम के लिए किया जाए, बट वही था कि आप, जब मैं कमिटेड हूँ यूपीएससी के लिए, तो दूसरे एग्जाम्स थोड़ा सा वो हो जाते हैं, थोड़ा आउट ऑफ द वे हो जाते हैं। ओके। तो यही हुआ। शिवम, क्या मैं तुम्हारे फेलियर्स की लिस्ट जान सकता हूँ? Yeah, I have compiled a list of my failures. Like 16 एग्जाम्स मैंने दिए, ऐसे स्टार्टिंग 17 से एग्जाम्स मैंने स्टार्टिंग दिए। से क्या स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से, या सो आई केम टू पटना और 2018 में, जैसे मैंने आपको बताया, और लॉज में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने क्या किया था, ग्रुप डी का एग्जाम आया था, ठीक है, ग्रुप डी का, ठीक है। रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें अटेम्प्ट वगैरह का तो कोई इशू है नहीं, क्योंकि यूपीएससी उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था, तो 6 अटेम्प्ट होते हैं यूपीएससी में, और उन एग्जाम्स में कोई अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं देखूं कि मैंने जो जिंदगी भर पढ़ाई करी है उसमें मुझे जीके कहाँ तक लेके जाता है। तो इसीलिए मैंने वो क्यूरियोसिटी से पहला फॉर्म भरा था, वो ग्रुप ठीक डी है। वाले एग्जाम। And I got 58 marks in that exam. I still remember, and the cutoff was 75 or something. I thought कि I did very well, कि मैं आया हूँ 2 महीने बाद मैंने ये ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। तो that was my first exam। और उसके उसके बाद? बाद उसके बाद आप यूपीएससी के एग्जाम्स ले लो, 3 तो मैंने ऐसा यूपीएससी का सिविल सर्विस वाला दिया है। उसके बाद यूपीपीसीएस के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, एक में मैंने मेंस लिखा है, और बीपीएससी के मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, एक में भी मेंस नहीं लिखा बीपीएससी वाले में। तो आप काउंट कर लो कितने ज्यादा हो गए, 3-3-6-2-8, और 2 उधर 10 एग्जाम्स। उसके बाद यूपीएससी का ईपीएफओ वाला एग्जाम दिया था, उसमें नहीं हुआ मेरा प्री। सीएसआईआर का एक एग्जाम दिया था, उसमें नहीं हुआ मेरा। तो यही है मेरे, बिहार एसआई का मैंने मीन्स नहीं दिया। तो यही थे मतलब जो थे मेरे फेलियर्स वगैरह, बहुत ज्यादा फेलियर्स है भाई, 16-17 फेलियर। तो इतने आपने एग्जाम्स दिए, वो नहीं निकले, तो पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली फादर की तरफ से क्या था कि, मतलब क्या स्टेटमेंट आता था वो, जब रिजल्ट आता था पापा फोन करते थे, हाँ भैया क्या हुआ? क्या जवाब था आपका, और उसके जवाब के रिस्पॉन्स में क्या, पापा का क्या रिस्पॉन्स तो था?
माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। माई फादर मतलब वो उतने पढ़े तो नहीं है, मतलब एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो फोन से कनेक्टेड रहते हैं, तो ही ऑलवेज लुक्स एट दिस न्यूज ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग सुसाइड एंड एवरीथिंग, सो ही इज ऑलवेज लाइक, उनके दिमाग में चलता रहता था, तो उन्होंने, उनको होता था ये अंदर से, लेकिन उन्होंने कभी इतना प्रेशर नहीं दिया उस बात का। ही वॉज ऑलवेज लाइक कि मतलब तूने केमिस्ट्री ऑनर्स करा है, तू अगर अच्छे से पढ़ भी ले, जहाँ पे वो काम करते थे लुधियाना में पंजाब में, तो उनको ये लगता था कि अगर तू उसको भी कम से कम बेसिक सही से पढ़ ले तू, तो प्राइवेट नौकरी में तू अच्छा कमाएगा, तू, तुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तुम्हारी, तुमने साइंस से 11 12 कराया, अभी नहीं भी पढ़ा तो भी अगर कुछ पढ़ लेगा, तो कंपनी के हिसाब से पढ़ लेगा तो भी तू लाख 2 लाख कमाएगा। तो ही ऑलवेज यूज टू से दिस कि पैसा तो प्राइवेट में है, तू सरकारी में करेगा तू अपने लिए करेगा, तू प्रेस्टीज के लिए करेगा, तू कमा तो सकता है प्राइवेट में, तो वो हो ना हो, लेकिन वो उन्होंने हमेशा ये कॉन्सोलेशन मुझे दिया हर एग्जाम के बाद। तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव। कभी कभी उन्होंने बीच में ये भी बोला कि ओके प्री तो हो जाता है, फाइनल रिजल्ट, तो एक दो बार उन्होंने बोला, बट 98% ऑफ द टाइम ही वाज वेरी सपोर्टिव। एवरी टाइम ही यूज्ड टू गिव मी द ऑप्शंस, ये नहीं है ये कर ले, ये इतना बड़ा भी नहीं है। ओके। दैट वाज शिवम, माय पेरेंट्स। अगर अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि आज से 5 साल पुराने वाले शिवम को कुछ सजेशन देने हैं, तो या आप अपने आप को क्या सुझाव देंगे कि यार शिवम, आज से 5 साल पहले अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो क्या आप अपने जीवन में बदलाव करेंगे कि यार ये वाला स्टेप मैंने गलत लिया, ये वाला मैं स्टेप सही ले सकता था? मिस्टेक्स या फिर कुछ भी जो आप 5 साल पहले अपने आप को सजेस्ट करें। भाई ऑनेस्टली बताऊं तो मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हैं, सारी की सारी तो मिस्टेक्स ही है मेरी। मतलब इतना आगे आना ही नहीं था बात, इतना आगे आना ही नहीं था बात, अगर कोई गाइडेंस देने वाला मिला होता उस टाइम पे, और उसने शायद कभी ये भी बोल दिया होता कि सी सेट को इतने हल्के में मत लो। कभी किसी ने वो भी बोल दिया, किसी ने ये भी बोला होता कि प्रीलिम्स के लिए से तो सिलेक्शन होता नहीं है, सिलेक्शन तो मेंस वगैरह से होता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करो थोड़ा अच्छे से। तो उस टाइम पे कोई अगर ये बोल देता कि मेंस के लिए थोड़ा और प्रिपेयर करो, थोड़ा और अच्छे से करो आप मेंस के लिए, तो जब मैंने मेंस लिखा भी तो जीएस में 330 मार्क्स थे मेरे। आई कुड हैव डन वे बेटर इन दैट, कि आप 30 40 मार्क्स आप उधर कर सकते थे, तो प्रैक्टिस वगैरह कर सकता। मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स मैंने अच्छे से नहीं किया था, तो वो चीजें थी। अगर कोई 5 साल अभी मैं अपने 5 साल पहले वाले वर्जन को बोलूँ कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, आप जो ओरिजिनल सोर्सेज है उनसे पढ़ने की कोशिश करो, करंट अफेयर के लिए 10 जगह मत भागो, पीआईबी से पढ़ने की कोशिश करो, सारा कुछ कवर हो जाएगा। कुछ है जो आप एक्स्ट्रा करो, लेकिन पीआईबी आप फोकस करो। मैंने पीआईबी को इग्नोर किया करंट अफेयर्स के लिए। यही सारे हैं भाई, सी सेट को अच्छे से पढ़ो, मेंस के आंसर राइटिंग करो, पीआईबी से पढ़ो, और ओरिजिनल सोर्सेज को बार बार पढ़ो। मैं बहुत सारे नोट्स के पीछे भागता था, कभी ये नोट्स पढ़ लिया, कभी वो नोट्स पढ़ लिया, अपने कंसोलिडेट नहीं हुए उतने नोट्स, तो इनिशियली वही 2 3 साल एक्स्ट्रा लग गए मुझे इस चीज में। लाइफस्टाइल के या फिर जीवन के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे आज ने 5 साल पहले? लाइफस्टाइल के बारे में भाई, लाइफस्टाइल आई डिड वेल बिकॉज व्हेन आई वाज 14 आई मूव्ड आउट ऑफ माय होम। तो मतलब ऐसे 10th हुआ मेरा, मैं 14 साल का ही था, मैं 1 साल छोटा था उस टाइम पे, तो और मैं घर से बाहर आया, और मैंने अकेले रहने का आदत डाल लिया 14 साल की उम्र से। तो मुझे मतलब जहां पे मैं हूँ, आई लुक वेरी प्राउडली एट दैट जर्नी ऑफ माइंड, कि अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने अच्छे ट्रैक पे रखा, हमेशा मोटिवेट किया है, दोस्त एक से बढ़ के एक है, हमेशा बोला कि तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है, नेवर लेट मी गो आउट ऑफ माई। तो मैं उस चीज के लिए मैं अपने आप से मतलब काफी सेटिस्फाइड हूँ कि दोस्त अच्छे चुने और सर्कल थोड़ा अच्छा मिला, कि उन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया मुझे, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। 5 साल पहले मैं जहाँ था उससे मैंने काफी इंप्रूव किया अपनी लाइफ में, आई एम वेरी ग्रेटफुल। स्ट्रगल ही स्ट्रगल से इंप्रूव हुआ है भाई, ये है। ओके। आने वाले समय में क्या प्लान है शिवम? भाई आने वाले समय में मेरा प्लान ये है कि जैसे मैंने पीएसआईआर से अपना मेंस लिखा था सिविल सर्विसेज में, तो मेरा प्लान ये है कि मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया है फिलहाल में, मैथिली लिटरेचर लिया है जो मेरी मदर टंग है मैथिली, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टडी एज मच एज आई कैन, कि एकेडमी में जाऊं तो भी मैं कुछ पढ़ सकूं थोड़ा थोड़ा करके। तो और जब भी मुझे मौका मिले मैं सिविल सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, और मैं उधर कुछ करना चाहता हूँ, उधर आगे बढ़ना चाहता हूँ। नहीं तो सीआईएसएफ इज अ वेरी एलीट फोर्स एंड आई एम वेरी प्राउड कि अगर नहीं भी कुछ हुआ तो आई एम ऑन अ पेडेस्टल की वेयर आई कैन manage my life very very effectively, I think कि yeah, so that is I'm very satisfied। तो यही है आगे भाई, सिविल सर्विसेज के लिए है, और बाकी मैं लाइफ में काफी हैप्पी खुश हूँ, अपने लाइफ चल रहे ग्रेट। सीएपीएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या सुझाव है आपके? हैं। सीएपीएफ के अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए मेरा ये, या एक यस। क्वेश्चन है इससे पहले। एक स्टूडेंट है, उसको हम्म। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि डायरेक्टली गो टू सीएपीएफ और प्रिपेयर फॉर सीएससी? अगर सीएससी नहीं होता है तो साइड बाय साइड सीएपीएफ कर लो। डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑल्सो, और एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है।
तो मैं एटीट्यूड वालों की बात करना चाहूंगा पहले, कि मतलब मेरे कुछ ऐसे सर्कल में दोस्त हैं जिन्होंने जैसे ये सीएपीएफ भी किया है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ रखा है उन्होंने, जबकि सीआरपीएफ इज अ वेरी ऑपरेशनल फोर्स, मोबाइल फोर्स और ऐसा डिफेंस जैसा फोर्स है, आर्मी जैसा है। तो उन्होंने वो जुनून के लिए रखा है उन चीजों को। तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं अभी भी इस एग्जाम में जो मतलब एकदम नीश कैटेगरी के हैं, जो एकदम सीएपीएफ के लिए ही जाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल। उनके लिए इट विल बी वेरी मतलब फ्यूटाइल, जैसा कि आप सिविल सर्विस कर रहे हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपके लिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड होंगी। आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से आप पढ़ोगे, उसके इम्प्लीकेशंस पढ़ोगे, आप एथिक्स पढ़ोगे, सोसाइटी पढ़ोगे, जिनका कोई यूज नहीं है सीएपीएफ में। तो रादर आई वुड से कि मतलब अगर मुझे ये सलाह देना हो, तो रादर आई वुड से कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लेवल पे प्रिपेयर कर सको सीएपीएफ सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कि आप हिस्ट्री के लिए ऐसा, आप जो सिविल सर्विस में लोग पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, आप एग्जैक्ट वही प्रेफर करो। पॉलिटी पढ़ो, आप वो पढ़ो, क्या बोलते हैं, साइंस पढ़ो, आप जो सिविल सर्विसेज के लिए बोलते हैं जैसे, तो आप जैसे साइंस को पढ़ने के लिए बोलते हैं सीएपीएफ में, तो आप टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन में भी इंटरेस्ट ले सकते हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सब्जेक्ट सीएपीएफ में आता है और जो सिविल सर्विसेज में कॉमन है, तो आप सिविल सर्विसेज के लेवल पे प्रिपेयर करो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए, मैं ये बोलूं। तो समझ अगर आप गया। नहीं करना चाहो सिविल सर्विस, अगर आपको करना है सिविल सर्विस, कुछ ऐसे भी है कि सीएपीएफ में आ गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो अब सिविल सर्विसेज में प्रिपेयर करेंगे, अब आगे करेंगे सिविल, तो दैट इज फ्यूटाइल। देन तब आप इंडिकेटेड करो, आप सिविल सर्विसेज के लिए करो और सीएपीएफ के लिए अटेम्प्ट, तो दैट वुड बी बेस्ट यूज के। आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज है कि हाँ यार ये इस पॉइंट के ऊपर सब कुछ चेंज हो गया, रिजल्ट्स पॉजिटिव हो गए, जिस लेवल पे मैं था उससे नेक्स्ट लेवल में चला गया, जिस चीज का मुझे डर था कि यार इस बार शायद मैं फेल हो जाऊं, वो मैं फेल नहीं हुआ, पास हो गया, मतलब वो मोमेंट क्या था या फिर वो पॉइंट कैसा था कि यार यहाँ से चीजें बहुत बदल गई हैं? वो पॉइंट कभी नहीं आया, जो किसी किसी में आता है वो पॉइंट, की आप पॉइंट के बाद रियलाइज हो जाए। हाँ, जब क्या हुआ कि प्रीलिम्स वगैरह के रिजल्ट मेरे आने लगे, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रीलिम्स के लिए तो मैं केपेबल हूँ, जैसे चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर प्रीलिम्स होने लग गया, तो मुझे ऐसा लगा कि एक सर्टेन लेवल पे तो मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ से मुझे दोबारा उन चीजों को नहीं करना, वैल्यू एडिशन करना है मुझे। तो जैसे जहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था जहाँ पे, तो मैंने कोशिश करा कि वहां पे मैं विपिन चंद्रा भी पढ़ लूँ वहां पे जाके। तो ऐसा कुछ एक्सटेंसिव सोर्स से प्रिपेयर करूं और थोड़ा उसको मजबूत करूं, वो लगने लगा। मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने लगे मेरे, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो गया मेरे लिए, प्रीलिम्स होने लगा। और दूसरा, जब कभी मैं एग्जाम देने के लिए जाता था, तो जो मेरा लेवल था, कट ऑफ उसी के रेंज में आता था, कि जो मेरा लेवल था, कि अगर मैंने 80 करके आया हूँ, तो एग्जाम में भी कट ऑफ ऐसा नहीं कि वो चला जाता था, मतलब 85 चला जाएगा। मैं हर एग्जाम में वो प्रीलिम्स के अराउंड अराउंड स्कोर कर रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस आने लगा मुझ में। तो मैं बाकी चीजों के लिए फिर फिक्र करने लगा, जैसे सीएपीएफ में है, अगर मेरा स्कोर, मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ कट ऑफ के अराउंड में आ ही जाऊंगा, तो मैंने इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस किया, उन एस्पेक्ट से फोकस किया, तो इंटरव्यू में मेरे मार्क्स मैक्सिमाइज हो गए सीएपीएफ में। तो कुछ एफर्ट्स मैंने वहां पे डाले। अगर एक तरह सिक्योर हो गया एक तरफ, तो दूसरे तरफ आप एफर्ट डालो, जो दूसरा फील्ड बचा हो। तो वो पॉइंट था भाई, प्रीलिम्स के मार्क्स आने लगे कंसिस्टेंट। ओके ओके, ग्रेट। शिवम, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर इंटरव्यू का कितना इंपॉर्टेंस है? लाइक मोस्ट तीन चीजें इसके अंदर सबसे मेन है, मतलब मेरिट जिसके ऊपर बनती है, पेपर वन के मार्क्स, पेपर टू के मार्क्स, देन इंटरव्यू। सो आपके इंटरव्यू हिसाब से कौन सा जो सेगमेंट है, पेपर वन पेपर टू, ऑल दो सारे इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन सा फैक्टर प्ले करता है आपके रैंक में या फिर आपके सिलेक्शन में? आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू ईच एस्पिरेंट, और किसी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, तो अगर आप साल भर जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और लास्ट टाइम में भी आप मैथ्स वगैरह देख के जा रहे हो, तो आप यू हैव गुड चांस कि आप स्कोर करो। जैसे मेरे टाइम का था कि 96 97 पेपर वन का कट ऑफ था, लेकिन जिनके मैथ्स अच्छे थे उन्होंने 120 125 130 के अराउंड भी लाया होगा, आई एम श्योर। तो वो जो वहां पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स ला रहे हो, वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे कि आप पेपर टू, जिनका इंग्लिश थोड़ा सा उतना टाइट है, तो आपको वहां पे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आप अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा कम है, हो सकता है आपके इंटरव्यू उतना अच्छा स्मूथली ना जाए, आपका कम्युनिकेशन, तो वहां पे आपको क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पे आपका पेपर वन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन जैसे मेरे जैसा एक कैंडिडेट था कि मुझे पता था मेरा मैथ्स बिल्कुल ही खराब है, मेरा मैथ, तो सिंस आई वाज अपियरिंग फॉर सीएससी, तो वो सीसैट की वजह से मेरा मैथ्स 2 4 5 क्वेश्चंस मैंने किए थे सीएपीएफ में, तो मेरा स्कोर 100 के अराउंड था पेपर वन। और इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है, तो 101 मार्क्स थे पेपर टू में। तो मुझे ये पता था, हमेशा से पता था कि मैथ्स में मेरा हाथ तंग है, एंड आई हैव टू मेक इट अप इन द इंटरव्यू। तो मुझे उसके लिए इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। अगर मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आई वुड नॉट हैव बीन इन द लिस्ट, और होता भी तो साइड में होता कहीं पे। तो मुझे लगता है तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अंदर में आपको पहचानना पड़ेगा कि
आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप सोचते हो कि इंग्लिश मेरी स्ट्रेंथ है, तो आप पेपर 2 में मार्क्स मैक्सिमाइजेशन के लिए जाओ। आपकी मैथ्स स्ट्रांग है, तो आप मैथ्स के लिए मैक्सिमाइजिंग इज द लाइक की, आई थिंक कि आप मैक्सिमाइज करने की तरफ जाओ किसी भी पेपर। और मेरा कम्युनिकेशन स्किल ठीक था, क्योंकि मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था, तो आई हैड अ नॉलेज ऑफ वास्ट रेंजिंग इश्यूज। तो इंटरव्यू में मुझे हेल्प हो गया उन चीजों से। तो मेरा स्ट्रेंथ था पेपर 2 और इंटरव्यू, तो मैंने उसको पहचाना और उसी हिसाब से काम किया। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई गॉट 58th रैंक। नहीं तो हो सकता है 300 या 400 के अराउंड भी हो सकता था। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना कि मुझे मैक्सिमाइज करना है इन दो पेपर्स में, तो मैंने वो किया। दिस इज व्हाट आई थिंक की स्ट्रेंथ। पेपर 1 का स्कोर क्या था आपका और पेपर 2 का क्या था? आई थिंक पेपर 1 का स्कोर, आई थिंक अगर 96 कट ऑफ था या 97, तो मेरा वही 3-4 मार्क्स बहुत ज्यादा, 100 के अराउंड होगा मेरा, तो वही 3-4 ओके, मार्क्स मेरे ज्यादा सो आपके इस होगा। रैंक में पेपर 2 और इंटरव्यू का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट या रहा है। पूरा उनका ही है, या पूरा उनका ही है। पेपर 1 तो सिंस इट इज क्वालिफाइंग तो 96 के अराउंड तो उसका मार्क्स ही है। तो इफ आई एम बेयरली क्वालिफाइंग की 5-6 मार्क्स मेरे ज्यादा आ रहे हैं, 4-5 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो वो तो मैं क्वालिफाई ही कर रहा हूँ बस। तो अगर रैंक लाना है तब तो मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। तो अगर आप 80 मार्क्स के अराउंड आपका आ रहा है, 75, जिसमें क्या बोलते हैं क्वालिफाई करोगे आप, तो उसके लिए अगर मुझे था कि 25-30 मार्क्स यहाँ ज्यादा लाने, तो वो 75-80 सब बता रहे थे कि आपको पेपर 1 में ऐड कर दो तो इतने में क्वालिफाई हो जाओगे। मुझे 30 मार्क्स ज्यादा चाहिए थे वहां पे, जो मिला मुझे 101 जब मिला पेपर 2 में। तो वो 20 मार्क्स मुझे एक्स्ट्रा वहां पे मिले, और लगभग 15-20 मार्क्स मुझे एक्स्ट्रा मिल गए इंटरव्यू। ओके, ग्रेट। शिवम, रोल ऑफ पीवाईक्यूज, रोल ऑफ पीवाई। Yeah, great. Yeah, I think this is the best question if anyone, any aspirant is going to watch this. I think this is the best and this is the most important point. आप सिविल सर्विसेज के टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो, आप किसी भी एग्जाम के टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो, दोज हु इग्नोर पीवाईक्यूज नेवर रीच एनीवेयर। पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर। ऐसा होता था कि पीवाईक्यूज जब कोई भी एग्जाम होता था ऐसा, सीएपीएफ का हो, जैसे सिविल सर्विसेज वाले भी ऐसा सीएपीएफ के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करते। जैसे ही एग्जाम होता है वो जीके वाले पोर्शन को अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने हमेशा से किया, जब मैं नहीं भी अटेम्प्ट कर रहा था सीएपीएफ, तब भी जो एग्जाम्स होते थे सीएपीएफ के, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेता था। उससे पता चलता है ना कि आप कहाँ पे खड़े हो। मेरा ये हमेशा मेथोडोलॉजी रहता था कि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आता था मैं उसको मैच करता था अपने नोट्स के कि क्या ये कवर हो रहा है। अगर सपोज अभी मेरे से नहीं सॉल्व हो रहे हैं, बट एटलीस्ट मेरे जो कोर नोट्स हैं उसमें कवर होने चाहिए वो नोट्स। अगर नहीं है तो देन आई नीड टू चेंज माई सोर्स। अगर सब्सटेंशियल ऐसे 5 में से 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है, एक क्वेश्चन आउटलायर हो सकता है, लेकिन 5 में से अगर 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मुझे, तो या तो मुझे रिवीजन और करना पड़ेगा या तो मुझे सोर्स ही अपना चेंज करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यूज इज द लाइक द बेस्ट थिंग टू गो फॉरवर्ड इन एनी एग्जामिनेशन। तो आपका क्या तरीका था पीवाईक्यूज को करने का? एंड हाउ पीवाईक्यूज मेनी टाइम्स, मेरा, हाँ, या कितनी कितनी रिपीटेडली आपने उनको प्रैक्टिस किया, वो भी आप मेरे को बताएं। पीवाईक्यूज मैंने काफी प्रैक्टिस किया। मुझे मॉडल टेस्ट पेपर्स में मतलब उतना भरोसा है ही नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर्स अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं, तो जो विजन आईएएस का अभ्यास वगैरह का टेस्ट लेता है, तो आई थिंक मतलब हाँ, वहां पे मतलब थोड़ा रहता है कंसिस्टेंसी क्वेश्चन में, बिकॉज वहां पे उनको क्या करना होता है कि 100 क्वालिटी के क्वेश्चन डिजाइन करने होते हैं। लेकिन जो माइंड वहां लगे हुए हैं ना यूपीएससी में, नो इंस्टीट्यूट इज एबल टू मैच दैट। ठीक है, हाँ, अब एआई वगैरह आ गया है तो वो मैच कर ले थोड़ा सा, लेकिन 2 साल पहले तक तो ऐसा था ही नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर हैड मतलब वो काफी गैप रहता था मॉडल टेस्ट पेपर में और यूपीएससी वाले में, तो इसीलिए पीवाईक्यूज वर द बेस्ट सोर्स आई थिंक। तो मेरा यही रहता था कि जैसे ही एग्जाम हुआ एक बार तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था पूरा, कि कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, वहीं पे मुझे पता चल जाता था। जैसे इस बार का सिविल सर्विस वाला प्रीलिम्स मैंने नहीं दिया, लेकिन जब मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व किया तो आई गॉट 91 अराउंड मार्क्स, 90-91 के अराउंड मार्क्स। क्योंकि मैं प्रिपरेशन में था लास्ट टाइम, तो मैंने ऐसे पुल आउट कर लिया, क्योंकि मुझे लगा ट्रेनिंग वगैरह का शेड्यूल आ जाए मेन से पहले तो दिक्कतें होंगी मुझे, तो इसीलिए मैंने इस साल पुल आउट कर लिया प्रीलिम से। तो इससे पता चल गया ना कि मैं इस साल भी प्रिपरेशन में था, इतने प्रिपरेशन में, तो वो पीवाईक्यूज ही बताएगा कि मैं प्रिपरेशन में हूँ या नहीं। तब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करने लग गया। अब जैसे ही मेरा 91 आया इसमें, अगले साल भी यही करूंगा मैं। जब टाइम आएगा फरवरी के अराउंड प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में लगूंगा, और बाकी टाइम में दूंगा अपने मेंस को। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट पॉइंट विद पीवाईक्यूज। आप पूरा सॉल्व करो, आपको अगर स्कोर आ रहा है कट ऑफ के अराउंड, तो आप दूसरी चीजों की प्रिपरेशन करो। अब इसमें फालतू का आप दिमाग टाइम मत लगाओ अपना, क्योंकि वो टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिवम, जो भी आपने इंसाइट शेयर किए और अपनी पूरी Yeah, जर्नी के। अभी मैं yeah. जानना चाहूंगा कि रिजल्ट आए हुए लगभग आई थिंक 1.5 ईयर्स हो गया है, आई गेस। 1.3 या 1.3 ईयर्स का, हाँ, जुलाई में आया था लास्ट या। जुलाई में आया था लास्ट ईयर। सो या जो रिजल्ट के बाद का जो समय बीता है उसमें आपने क्या किया और कैसा वो समय रहा है? क्योंकि
उससे पहले शायद एक माइंड पे एक प्रेशर था, एक मेंटली एक वो प्रेशर था कि हाँ यार कोई एग्जाम निकालना है, कोई ज्वाइनिंग लेटर हाथ में हो या कोई रिजल्ट हाथ में हो, ताकि वो कॉन्फिडेंट आप फील करो। आई गेस आपके कुछ दोस्त होंगे जो इधर उधर एमएनसीज वगैरह में या फिर कॉर्पोरेट के अंदर या फिर कोई और जॉब के अंदर उनको मिल गई होगी। तो वो समय और आपके रिजल्ट आने का समय थोड़ा सा अलग था। तो आपने पिछले एक साल में क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी और कैसा फील किया कि यार मतलब अभी तुम पे ना, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है क्योंकि आप लोग वेट में हैं कि यार राइट। हमारी ज्वाइनिंग आएंगी, हम ट्रेनिंग पे जाएंगे, ठीक है, माइंड में वो चीज चल रही है। तो ये जो एक साल का राइट। समय था आपने कैसा निकाला? इस एक साल में पहले तो जब रिजल्ट आया था 13 जुलाई को आया था लास्ट ईयर, तो उसके बाद ऐसा लगा कि हो सकता है ज्वाइनिंग अपने टाइम पे हो जाए, लेट ना हो सकता है पहले भी हो सकता है, तो ऐसा था मेरे दिमाग में, तो इसीलिए बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने नहीं गया। पहले तो काफी ज्यादा मतलब वो पीस मिला अंदर से कि वो जो एकदम स्ट्रगल में हसल में रहता था, दिन रात पढ़ते हुए रहता था, कभी इधर पढ़ रहा हूँ उधर पढ़ रहा हूँ, कहीं अगर मैं दिन भर के लिए छुट्टी ले लेता था किसी दिन, तो अंदर से वो आता था आवाज कि क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। फिर वो वाला सीन नहीं हुआ पिछले एक साल में, तो वो काफी अच्छी चीज है। और इस पिछले एक साल में जब वो लग गया कि अभी नहीं, केस जो चल रहा है जिस वजह से खींच गया हम लोगों का ज्वाइनिंग इतना लेट तक, तो उस जब लग गया कि हाँ ये केस थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सिविल सर्विसेज के लिए। तो उतना पेस पे उतना हसल करके नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आई नो कि एक बार ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद ही इफेक्टिवली मैं अटेम्प्ट दे पाऊंगा अपना सही से सिविल सर्विस वाला। तो वो हाँ, दिन में 3-4 घंटे का शेड्यूल है, मैं 4 घंटे 5 घंटे अभी भी पढ़ लेता हूँ दिन में। और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा दौड़ लूँ, थोड़ा अपने आप को शेप में रखूँ कि इंजरी वगैरह ना हो अकेडमी में जब भी फिजिकल एक्टिविटी तो यही। लेकिन जो कुछ भी कर रहा हूँ एकदम पूरे एकदम ब्लिस मोड में कर रहा हूँ, कोई भी मतलब ऐसा परेशानी नहीं है दिमाग में। आई एम इन अ वेरी रिलैक्स्ड मूड में करता हूँ कोई भी चीज। ऐसा जिंदगी से कुछ चाहिए नहीं एक्स्ट्रा अभी तो मुझे जो खुशी चाहिए वो है मेरे पास। क्या ठीक है, हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, आगे भी चली जाएगी लाइफ, जो करना है आगे उसमें लगा हूँ मैं। डे रूटीन में क्या चेंजेस आए हैं पहले के और अब में? 10 बजे उठता हूँ भाई दिन में अब तो पहले कब ओके उठते थे? तो पहले अभी 10 बजे, 10 बजे तो थोड़ा सा मतलब मैंने ऐसा बोल दिया, बट मैं अभी भी 8:30 उठ जाता हूँ, लेकिन पहले मैं 6:30 6 ऐसा उठता था, मतलब 6:30, बहुत लेट हो गई ठंड में तो 7 बजे ऐसा हो जाता। ओके। आप रात को पढ़ना पसंद करते थे दिन में? मेरा ऐसा शेड्यूल था जब मैं एकदम हसल मोड में पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पे मेरा ऐसा होता था कि मैं सुबह में 6 बजे मैं ऐसा कोशिश करता था कि जैसे 12 बजता है ना, तो उस बीच में मैं ब्रेक ना लूं। सबका अलग होता है, आई डोंट थिंक कि दिस माइट बी द बेस्ट अप्रोच, बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर 6 बजे से मैं 12 बजे तक बीच में नहीं उठ रहा हूँ, एक तो मौसम भी अच्छा होता है उस टाइम पे, पढ़ने का मन भी होता है, एकदम रिलैक्स मूड में आदमी पढ़ता है, तो 12 बजे तक मुझे ऐसा लगता था ना कि अगर मैं बीच में बिना ब्रेक लिए पढ़ लेता था 12 बजे तक, तो मुझे ऐसा लगता था कि 6 घंटे मैंने पढ़ लिए अभी दिन के। तो अगर मैं बाकी में से 4 घंटे भी पढ़ लूं, 3 घंटे भी पढ़ लूं, तो बेयर मिनिमम तो मेरा हो गया है। तो अब 12 बजे के बाद मैं रात में 10 बजे सोता हूँ, 10 घंटे हैं मेरे पास अफेक्टिवली। अब उस 10 घंटे में से अगर मैं 4 घंटे भी पढ़ ले रहा हूँ, तो 10 घंटे की पढ़ाई मेरी हो चुकी है। तो मेरे दिमाग का ये माइंड सेट सब बन गया था। तो ऐसा ही होता, 6 बजे मैं उठता था और सब कुछ फिनिश करके अपना बैठ जाता था पढ़ने के लिए, और कोशिश करता था एक स्ट्रेच में ही 11:30-12 बज जाए मेरा, कि 5-6 घंटे निकल जाए। ऐसा कोई काम भी करना हो तो 12 बजे के बाद, ऐसा होता था मेरा। और शाम होते ही जैसे सूर्य ऐसे ढलता था, उसके बाद मैं बुक लेके नहीं गया। मेरा काम था कि यहीं मैं पटना में रहता था, गंगा नदी के किनारे में, मैं उसके घाट पे बैठता था, ऐसे दोस्तों के साथ घूमता था फिरता था शाम को। तो दिन भर मैं पढ़ता था, जब तक धूप उगी रहती मैं पढ़ता था, रात को नहीं पढ़ता था मैं बिल्कुल भी, मूवीज देखता था रात को तो ऐसा होता है। मैं ये पूछना चाहूंगा शिवम आपसे कि या ड्यूरिंग अवर जर्नी, देखो पेरेंट्स और फैमिली की तरफ से हमेशा हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। राइट। मैं चाहता हूं कि आप मेरे को अपने दो दोस्तों का ऐसा नाम दो दोस्तों के बारे में बताओ कि या यार उन्होंने मेरी प्रिपरेशन के अंदर बहुत हेल्प की, बीट अगर मेंटली। अपने दो दोस्तों का नाम लूं तो मेरे 5 और दोस्त, उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी नाम ऐसे लेके बता देता हूँ आपको कि जिन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब मेरे एक रूम पार्टनर नहीं। है पहले तो, अंकित जी नाम है। ओके। या तो राइट, तो वो मतलब वो भी पढ़ाई करते हैं, और उनका हमेशा से ये रहता था, मतलब ऐसा अप्रोच ही था, कभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं मुझे कि मतलब मोटिवेट करने के लिए, बट उनका जो अप्रोच था, अप्रोच से दिखता है कि आदमी क्या सोचता है। और उनका हमेशा से ये था कि नहीं मैं कर लूंगा। कभी बात भी होता था कि ही ऑलवेज यूज टू से, और उनको ऐसा ऑनेस्टली बोलते थे अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ही यूज टू गाइड मी लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो वो एडवाइस वाला तो उधर से था। एक मेरा दोस्त है रूपक है, हम लोग साथ में रहे हैं, तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ की, तो मैं उस पर छोड़ देता था कि वो कर लेगा। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई भी लॉजिस्टिकल इशू है, कुछ चाहिए, कहीं पे जाना है, कोई काम है, तो वो कर लेगा। तो
ऐसा था, दो दोस्त हैं मेरे कि मतलब इन्होंने दोनों साइड की चीजों को संभाल रखा था, और इट्स अ वेरी इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू माय लाइफ। आई थिंक ये दिमाग सेम रखने में बहुत जरूरी होता है, ताकि कुछ हेल्प हो ना हो, दोस्त अगर अच्छे हो तो स्ट्रेसफुल डे के बाद भी 2 घंटे में ऐसा लगता है कि नहीं, काफी हम लोग मजा कर रहे हैं, जिंदगी में काफी अच्छा चल रहा है, तो वो दोस्त काफी अच्छे होते हैं दिमाग के बिल्कुल सैनिटी के लिए। बिल्कुल। मैं चाहूंगा आप इन 3 दोस्तों के बारे में बता दो जो रह गए हैं। काफी है। आशुतोष है, अनु है, गिरधारी है। ये 3 मेरे और दोस्त हैं जो मतलब ऑलवेज ये यूज टू आपको मोटिवेट मी। ग्रेजुएशन के टाइम पे दोस्त थे या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके फ्रेंड्स बने हैं? मोस्ट ऑफ देम आर माय लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। 12th के अराउंड मुझे इन सबसे मिलना हो, 12th के बाद मतलब सबसे काफी ज्यादा दोस्ती समझ। हुई है। चलिए, तो शिवम इट्स योर टर्न कि आप अपने दोस्तों का ध्यान भी रखें। या करेक्टली। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको मोटिवेट करने की, आगे तुम भी बिल्कुल बढ़ो, नोट्स हो चाहे कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवम, काफी अच्छा लगा यार तुमसे बात करके। और आई होप या कि जो भी हमारे व्यूवर्स होंगे जिन्होंने इसको एंड तक देखा होगा, बहुत इंसाइट्स उनको मिले होंगे इस पूरे सेशन से। या शिवम, राइट। लास्ट में कुछ भी आपके मन में हो जो आप बोलना चाहते हो, या फिर कुछ भी मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहते हैं, तो प्लीज। मोस्टली हमारे ऑडियंस तो वही होंगे जो सीएपीएफ या सिविल सर्विस सीएपीएफ। या सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूंगा एट लास्ट की। एक एडवाइस पढ़ाई के लिए और एक एडवाइस है ओवरऑल। तो पढ़ाई के लिए मेरा ये है कि कभी भी पीवाईक्यूज, पीआईबी और ओरिजिनल सोर्स से ज्यादा भटकने की कोशिश ना करें। और दूसरा एडवाइस ये है कि लेक्चर्स वगैरह देख के पढ़ाई करे, उसके साथ बुक्स भी बहुत नेसेसरी हैं। लेक्चर्स आर नॉट द ओनली सोर्स। बुक में पढ़ोगे आप तो कुछ ज्यादा आपको क्योंकि लेक्चर्स में 1 घंटे हैं टीचर के पास आपको बताने के लिए उस टॉपिक पे, लेकिन अब अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप बुक से ले सकते हो। तो दूसरा ये है। और ओवरऑल लाइफ में ये है कि हर किसी के लाइफ में रेयरली कोई ऐसा होता होगा कि मतलब वो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो टाइम आता है कि एग्जाम्स नहीं होते हैं, फिर आपको आगे बढ़ना होता है लाइफ में, अगले एग्जाम को के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो आप ऐसा मत करना कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं कि एक बार आप फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन जितना आपने किया है उससे आगे आप करने की कोशिश करो, बार बार उसी चीज को रिपीट करो। एक टाइम आएगा कि जो आपके नोट्स में ना सब कुछ आपके दिमाग में होगा, और फिर एग्जाम हॉल में आप परफॉर्म कर पाओगे। तो बार बार रिपीट करो अपने नोट्स को, दैट्स द बेस्ट वे फॉर। बिल्कुल या बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज ऐड और करना चाहूंगा अपनी या तरफ से कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बट उसको एक फिनिश लाइन तक नहीं ले जा पाते। तो सिर्फ मेरा सजेशन है, पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं है कि तुम राइट। 4 दिन पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि यार आईएएस बनेंगे। नहीं भैया, तुम नहीं बन पाओगे। ठीक है, तुम्हें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। डेली 4 घंटे मत पढ़ो, लेकिन डेली 2 घंटे पढ़ो। कहने का मतलब है कि डेली पढ़ो, किसी दिन कम किसी दिन या ज्यादा, या पढ़ते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज या तुम या सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कल तुम सीडीएस के लिए, अब सीडीएस का एग्जाम आ गया, चलो यूपीएससी का सब छोड़ देते हैं, सीडीएस में लग जाते हैं, नहीं। कभी एफकैट में लग जाते हैं। तो जो आपका गोल है उस पर बने रहो हमेशा। तो एट द एंड राइट। आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। करेक्ट या सो यही है। मतलब आप जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो एस्पिरेंट ऐसे हैं कि जो 2-3 एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ये एडवाइस रहेगा कि आप ना जो सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की कोशिश करो, एग्जाम को प्रिपेयर मत करो। आप हिस्ट्री को अच्छे से बिल्कुल करो, आप ज्योग्राफी अच्छे से करो, तो आप जो एग्जाम्स आएंगे आप वो एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स देख लेना लास्ट में, लेकिन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके अच्छे से प्रिपेयर करो कि सब्जेक्ट ऐसा लीक प्रूफ होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन छूटे ना जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए शिवम, थैंक यू सो मच भाई। काफी मजा आया तुमसे बात करके। यस ब्रदर, होपफुली सेम हियर ब्रदर। बहुत जल्दी मिलेंगे दिल्ली के अंदर। या यस ब्रदर, यस श्योर। चलिए, थैंक यू ब्रदर, मुझे भी काफी तो अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि आ, हमने जो बात की है उसमें से 2-4 पॉइंट्स भी एस्पिरेंट्स पकड़े पीवाईक्यूज वगैरह को लेके, तो मतलब काफी हेल्पफुल होगा उनके लिए। और जरूरी भी है कि मतलब आप देखो, आप जिन्होंने अच्छा किया, हम लोगों ने भी यहीं यहाँ तक पहुंचने में काफी लोगों का मतलब मोटिवेशन लगा है हमारे पीछे। तो अगर आपको मिल रहा है कहीं से मोटिवेशन, तो आप लेके आगे बढ़ो। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप मोटिवेट होते रहो, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है। मतलब जब नई एग्जाम क्लियर होता है, दिन बिल्कुल भर आप पढ़ रहे हो बैठ के, तो बहुत प्रेशर होता है दिमाग पे। तो बेस्ट बिल्कुल ऑफ लक टू बिल्कुल एवरीवन। बिल्कुल। थैंक यू शिवम। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच।